हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा भारतीय संविधान के यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 40 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसे आप अनुच्छेद के नाम से भी जानते हो, जो पंजाब के पेपरों में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये 40 आर्टिकल जो हैं मैंने अलग अलग एग्जाम से जो है एक तरीके से आप कह सकते हो इंस्पायर्ड है। पीपीएससी का एग्जाम हुआ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पंजाब पटवारी का एग्जाम हुआ, मास्टर कैडर का एग्जाम हुआ, ठीक है। ये सारे पंजाब के सबसे बहुत चर्चित एग्जाम है जिनमें पॉलिटिक्स काफी ज्यादा पूछी जाती है। इन सारे एग्जाम में पिछले 2 से 3 साल के अंदर जो 40 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिपीट हुए हैं उन्हें इस वीडियो के अंदर मैं लेके आने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरा पेड मेंबर हो तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहां से दो क्वेश्चन निकलते हैं। अगर आपने कभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का पेपर दिया हो तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो कंट्री है उसका ऑफिशियल नेम क्या है। क्या वो इंडिया है, क्या वो हिंदुस्तान है, या फिर वो भारत है। तो याद रखना, हमारी कंट्री का जो ऑफिशियल नेम है वो है एक इंडिया और दूसरा ऑफिशियल नेम क्या है, भारत। क्योंकि आर्टिकल 1 में ही बताया गया है इंडिया, जिसे भारत भी कहते हैं, वो यूनियन ऑफ क्या होगा, स्टेट्स होगा। अब क्वेश्चन दूसरा इसके ऊपर क्या आता है कि हमने यहां पर जो शब्द है वो यूनियन क्यों इस्तेमाल किया। ओरिजिनली यहां पर फेडरेशन शब्द था। आजकल यहां पर कौन सा शब्द है, यूनियन शब्द है। उससे पहले यहां पर कौन सा शब्द था, फेडरेशन शब्द था। पहले आप क्या याद रखेंगे कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। नंबर 2 पे क्या याद रखेंगे कि इस आर्टिकल से पता चलता है हमारे देश के दो लीगल नाम है, एक इंडिया लीगल नेम है और दूसरा कौन सा है, भारत। और दूसरी बात मैंने जो आपको बात बताई वो क्या याद रखनी है आपको कि भाई हम लोगों ने यहां पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल ही क्यों किया। पहले यहां पर शब्द था फेडरेशन। देखिए, अगर हम लोग यूनियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब निकलता है कि कोई भी स्टेट जो है वो अपने आप सेंटर से यानी कि इंडिया से सेपरेट नहीं हो सकती। नो स्टेट हैज द राइट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट। इट का मतलब कंट्री, ठीक है जी। अगर यूनियन शब्द का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब यह है कि किसी भी राज्य के पास अपनी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी परमिशन से सेंटर यानी कि यूनियन यानी कि भारत से अलग हो जाए। लेकिन अगर यहां पर शब्द रहता फेडरेशन तो इसका मतलब यह था कि स्टेट के पास अथॉरिटी होती कि वो जब चाहे सेंटर के साथ मिलकर काम कर सकता है और जब चाहे सेंटर से सेपरेट हो सकता है। तो इसलिए हमने फेडरेशन शब्द की जगह कौन से शब्द का इस्तेमाल किया, वी यूज द वर्ड यूनियन। एम आई क्लियर नॉट? ओके, आर्टिकल 3 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो आपको याद रखना है वो है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है, देखिए एक एक्ट है जिसका नाम है स्टेट्स रीऑर्गेनाइज एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ये बताता है राज्यों के पूर्ण गठन के बारे में। जैसे कि मान लीजिए ये पंजाब है ठीक है, ये पंजाब है। 1 नवंबर 1966 को हमने पंजाब का कुछ हिस्सा काटकर क्या बना डाला, हरियाणा बना डाला। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी स्टेट में से काटकर कुछ एरिया अलग करके कोई न्यू स्टेट बनानी है या दो छोटी स्टेट्स को जोड़कर एक बड़ी स्टेट बनानी है, ये परमिशन हमारे संविधान में किसके पास है? तो ये परमिशन हमारे पास दी गई है पार्लियामेंट के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर आप एक राज्य को काटकर नया राज्य बनाना चाहते हो, दो नए राज्यों को जोड़कर एक अलग सा राज्य बनाना चाहते हो, चाहे स्टेट को काट के अलग करना है चाहे दो स्टेट को मर्ज करना है, तो ये पावर हमारे संविधान के अंदर किसे दी गई है, पार्लियामेंट यानी कि संसद को। एम आई क्लियर? आर्टिकल 3 क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स, इम्पावर्स का मतलब शक्ति देता है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स पार्लियामेंट to form a new state by the separation of the territory from the any state or by uniting two or more states
or parts of the state or by uniting any territory to a part of any state। यानी कि देश का जो संविधान है वो देश के संसद को ये शक्ति देता है कि वो किन्हीं भी दो स्टेट्स को जोड़कर एक नई स्टेट बना सकती है और एक स्टेट में से कुछ हिस्सा काटकर दूसरी स्टेट को भी बना सकती है। एम आई क्लियर? जैसे कि हमने पंजाब में देखा 1 नवंबर 1966 को पंजाब का कुछ हिस्सा कटा और उसमें से हरियाणा बना। जैसे कि हमने आंध्र प्रदेश में से देखा, आंध्र प्रदेश में से कुछ हिस्सा 2014 में कटा और आजकल एक नया राज्य बना तेलंगाना। जैसे कि हमने बॉम्बे को देखा, बॉम्बे को डिवाइड किया गया और उसके दो राज्य बनाए गए, एक महाराष्ट्र बना और एक बना गुजरात बना। साथ में एक चीज ये भी याद रखनी है कि जब स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है वो किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बेस पे, ठीक है, लैंग्वेज के आधार पर। पंजाब और हरियाणा में हरियाणा को हिंदी भाषाई क्षेत्र मिले थे और पंजाब को पंजाबी भाषाई क्षेत्र मिले थे। उसी तरीके से जब बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया तो महाराष्ट्र को मराठी भाषाई क्षेत्र मिले थे और गुजरात को गुजराती भाषाई क्षेत्र मिले थे। क्लियर? तो क्या क्या याद रखेंगे कि आर्टिकल 3 जो है वो देश की संसद को, पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो दो किन्हीं स्टेट्स को जोड़कर एक नई स्टेट बना सकता है या किसी एक स्टेट को काटकर उसका अलग हिस्सा करके एक नई स्टेट बना सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज। एम आई क्लियर? वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री बदल सकता है, कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, लेकिन ये पावर सिर्फ देश की किसके पास रहेगी? पार्लियामेंट के पास, यानी कि देश की सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहेगी? संसद के पास। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है प्यारे बच्चों, वो है आर्टिकल 14। अगर आपने मेरी पॉलिटी वाली वीडियो सही से देखी है तो उस पॉलिटी वाली वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई है, दैट इज कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स का जिक्र आता है और जो फर्स्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का वो 14 है। ठीक है जी, 14 से लेकर 18 तक पहले फंडामेंटल राइट का जिक्र मिलता है और आर्टिकल 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। हुण आर्टिकल 14 जो है एक गल करता है इक्वालिटी, केड़ी चीज दी इक्वालिटी? बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने मेल फीमेल, ठीक है जी, अमीर गरीब सब क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आर्टिकल बात करता है आर्टिकल 14। क्लियर? 3 बातें याद रखेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बताए गए हैं, ये भारतीय संविधान के पार्ट 3 के अंदर आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, पहला फंडामेंटल राइट जो है वो राइट टू इक्वालिटी है, वो 14 से 18 तक आता है। क्लियर? और आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के सामने समानता का अधिकार पेश करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब के एग्जाम में रिपीट होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है जी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है? हमारे समाज में बहुत पुरानी एक प्रथा हुआ करती थी वैदिक पीरियड के समय पर खास करके, ठीक है, जो बड़ी क्रूर प्रथा थी जिसको हम छुआछूत की प्रथा बोलते हैं। ठीक है, छुआछूत की प्रथा। क्लियर? उस छुआछूत की प्रथा को हम लोगों ने आर्टिकल 17 के अंदर पूरी तरीके से एबॉलिट कर दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अंदर समाज में चली आ रही अनटचेबिलिटी, छुआछूत की प्रथा को खत्म कर दिया गया है? आर्टिकल 17 के अंदर। एम आई क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है हमें फ्रीडम देता है, फ्रीडम देता है, बताता है कि हमारे पास फ्रीडम है, जिसको राइट टू फ्रीडम भी बोलते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर हमें 6 चीजों के अंदर फ्रीडम दी गई है। कभी कभार तो यही पूछ लेते हैं कि किस आर्टिकल के अंदर हमारी 6 फ्रीडम्स की बात करी गई है, 6 तरीके की आजादी की बात करी गई है, तो वो है आर्टिकल 19 जिसको राइट टू फ्रीडम भी बोलते हैं। कौन कौन सी 6 फ्रीडम्स है जो इंडियन सिटीजन्स को ग्रांट करी गई है? नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलन का अधिकार, अपनी गल एक्सप्रेस करने का अधिकार। नंबर 2, फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि तुसी किते भी इकट्ठ कर सकते हो लेकिन वो इकट्ठ विदाउट आर्म्स होना चाहिए, यानी कि हथियार तो बिना किते भी सानू इकट्ठ करन दा, पीसफुली असेंबली करन दा, सभा बनाने का अधिकार है।
ਆਰਟੀਕਲ 19 ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 6 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਰੀडम्स ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫਰੀडम ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਫਰੀडम ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ, ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ, ਉੱਪਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦਾ ਕਲੌਜ਼ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਨ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 6, ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਮਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣੇ ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਫਰੀडम ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਰੀडम ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਫਰੀडम ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫਰੀडम ਹੈ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 6 ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਰੀडम ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ? ਨੈਕਸਟ, ਆਰਟੀਕਲ 32 is known as the heart and soul of Indian Constitution। निम्नलिखित में से किस आर्टिकल को भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल कहा गया है? दैट इज आर्टिकल 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ठीक है जी। आर्टिकल 32 आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है संजीवनी, संविधान के लिए संजीवनी का काम करने वाला आर्टिकल भी कहा गया है। आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट in case of the violation of fundamental rights, so called soul and heart of the constitution given by Dr. B.R. Ambedkar। सबसे पहले आर्टिकल 32 को हम भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल यानी कि दिल और आत्मा भी कहते हैं। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संविधान की संजीवनी के तौर पर भी देखा जाता है। ये आर्टिकल स्पेशल जो है संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? देखिए, नॉर्मली जैसे आप अगर कंपेयर करें फंडामेंटल राइट्स वर्सेस लीगल राइट्स, दो राइट्स मैं लेता हूं, एक लीगल राइट्स होते हैं यानी कि कानूनी अधिकार, और एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, लीगल राइट्स के अंदर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आपका कोई लीगल राइट हनन कर रहा है, वायलेट कर रहा है, you cannot go directly supreme court to high court, but in case of fundamental right ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਰਵੋच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जा सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट?
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਰਿਟਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਰਿਟਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਚ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਰਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 5 ਰਿਟਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। दूसरी रीट का नाम है मैंडामस, मैंडामस, ठीक है। तीसरी रीट का नाम है कोवरंटो, कोवरंटो, ठीक है। चौथी रीट का नाम है सिशोर, सिशोर, ठीक है। फिफ्थ रीट का नाम है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक है जी। 5 ਰਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ 32 ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਰਿਟਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਮੈਂਡਾਮਸ, ਕੋਵਰੰਟੋਸ, ਸਿਸ਼ੋਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ 5, ਇਹੀ 5 ਰਿਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? 226 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨੈਕਸਟ, आर्टिकल 40 वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 40 की है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। क्वेश्चन आता है किहड़े आर्टिकल के अंदर पंचायती राज का जिक्र मिलता है, ठीक है। पंचायती राज का जिक्र मिलता है आर्टिकल 40 के अंदर। इंडिया दे विच जिहड़ी पहली पंचायत है 2 अक्तूबर 1959 नूं राजस्थान का एक जिला है नोन एज नागौर डिस्ट्रिक्ट, नोन एज विच डिस्ट्रिक्ट? नागौर डिस्ट्रिक्ट दे विच लागू कीती गई ने। क्लीयर। इंडिया दे विच पहली जिहड़ी पंचायत सी 2 अक्तूबर 1959 नूं 1959 नूं राजस्थान दे नागौर जिले दे विच लागू कीती गई सी। नेक्स्ट, आर्टिकल 44 अगेन इंपॉर्टेंट, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी इंपॉर्टेंट, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहता है कि बई इंडिया दे विच जे यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਵਨ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਨ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਅ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਅ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਆਲ ਹੈਵ ਅ ਸਿੰਗਲ ਲਾਅ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का किहड़े आर्टिकल दे विच जिक्र है? आर्टिकल 44 दे विच। विलेज पंचायत का आर्टिकल 40 दे विच है। नेक्स्ट आर्टिकल 40A, आर्टिकल 40A अनुच्छेद 48 जिहड़ा आ वो गल करदा है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। कि बई ये साडी ड्यूटी है कि असीं प्रोटेक्ट करिए वातावरण नूं, सेफगार्ड मतलब रक्षा करिए साडे जिहड़े फॉरेस्ट ने, साडे जिहड़े जंगल ने, वाइल्ड लाइफ जिहड़ी जंगली जिंदगी है, जंगली जीवन है उन्होंने। तो निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में से वातावरण और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड करने की बात करी गई है? आर्टिकल 48 क्लॉज ए के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल 50 अगेन इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 50 कहता है कि हमारे यहां पर सेपरेट है जुडिशरी किससे? एग्जीक्यूटिव से। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका। यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। सेपरेशन ऑफ द न्यायपालिका फ्रॉम द कार्यपालिका। एम आई क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल 54 एंड 55।
आर्टिकल 54 एंड 55 हमारे यहाँ पर यह बात बताते हैं कि देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, चुनाव है, उसका प्रोसीजर क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर समझाया कि देश के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो यूनियन टेरिटरीज के हो, लेकिन कंडीशन क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स होने जरूरी हैं। क्लियर। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, यह बताया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 एंड 55 के अंदर। आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61, आर्टिकल 51 जो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति को ऊपर किस तरीके से महादोष लगाया जाता है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को किस तरीके से इम्पीच किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर क्या है, किन किन कंडीशनों पे राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महादोष लगाना, यानी कि एक तय समय से पहले उन्हें उनकी ड्यूटी से, उनकी कुर्सी से हटाना। दैट इज नोन एज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को इम्पीच जो है एक ही ग्राउंड, एक ही कंडीशन पे किया जा सकता है, ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में लिखी गई धाराओं की उल्लंघना करने पर ही राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ महादोष लगाया जा सकता है। आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 कहता है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्हें देश का राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 75 सेज द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 जो है वो डील करता है मनी बिल के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट द मनी बिल। तो आर्टिकल 110 है, मनी बिल के बारे में बात करता है। मनी बिल की कंडीशंस बताई थी मैंने वीडियो के अंदर कि ये सबसे पहले कहाँ जाता है, लोकसभा के अंदर, उसके बाद ये पास होने के लिए कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। ये फिक्स है कि मनी बिल स्टार्ट होगा कहां से, लोकसभा के अंदर। एम आई क्लियर? ओके। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द मनी बिल, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द मनी बिल, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द मनी बिल, अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रिगार्डिंग द मनी बिल तो वो डिस्प्यूट जो है लोकसभा का स्पीकर सॉल्व करता है। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट पड़ जाए कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो उसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन है वो लोकसभा का कौन लेता है, स्पीकर। आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108 बात करता है ज्वाइंट सेशन की। ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक क्या होता है, राज्यसभा। जब लोकसभा और राज्यसभा का सेशन यानी कि मीटिंग इकट्ठी एक जगह पर होती है उसे बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्वाइंट सेशन जो है आर्टिकल 108 के अंदर बताया गया है। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता यानी कि हेडशिप जो होती है वो लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा का जो हेड होता है वो स्पीकर होता है, सभापति, और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उसको हम चेयरमैन कहते हैं। तो जब ज्वाइंट सेटिंग होएगी उस सभा का सभापति के तौर पर कौन काम करेगा, वो बात करेगा लोकसभा का स्पीकर। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, आर्टिकल 123 ये बात करता है ऑर्डिनेंस के बारे में, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। राष्ट्रपति महोदय की शक्ति जिसमें वो अध्यादेश जारी कर सकता है। किसी भी ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, याद रखना, वो 6 मंथ का होता है। बेसिकली ऑर्डिनेंस होता क्या है, मान के चलो कि देश में किसी कानून की जरूरत है, लेकिन वो कानून तब पास होगा या लागू होगा अगर पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुआ है, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, फिर प्रेसिडेंट के पास गया है। लेकिन उस कानून को बिना बिल पास कराए ਟੈਂਪਰੇਰੀ तौर पर कच्चे तौर ਤੇ देश ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ लागू ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ। ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਵਰ यानी कि अध्यादेश शक्ति किया जाता है। आर्टिकल 266 कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया क्या है,
पूरे देश का जितना भी पैसा है इसी फंड में आता है। और कंसोलिडेट ऑफ फंड जो इंडिया जो है ये देश की पार्लियामेंट के कंट्रोल में होता है। उसी तरीके से एक फंड होता है जिसको बोलते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 267 में आता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है, याद रखना, ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। दो तरीके के खाते होते हैं देश में, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 266 talks about consolidated fund of India which is under control of the parliament. आर्टिकल 267 talks about the contingency fund of India जो कि देश के राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सीएजी की जो पोस्ट है वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 के अंदर आती है। सीएजी का काम क्या होता है? एक तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करता है। इसका काम क्या होता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का पैसा जिन जिन चीजों में लगा है उन खातों की जांच करना कि क्या वो पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है, उसमें घपला तो नहीं हुआ। ये काम कौन करता है? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अंडर द आर्टिकल 147। आर्टिकल 76 ये बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देश का पहला कानूनी ऑफिसर किसे कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो क्वालिफिकेशन है बनने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। इवन की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो रिटायरमेंट एज होती है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज यानी कि 65 ईयर इसके बराबर होती है। ठीक है जी, तो आर्टिकल 148 सीएजी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 76, ठीक है जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। आर्टिकल 360 टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है जी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। इंडिया में बेसिकली तीन तरीके की इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, चार चार ऐड करने हैं। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जो आर्टिकल 360 है ये फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय आपातकाल की बात करता है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकालीन की बात करता है, जो इंडिया में अभी तक 3 बार लगी है। आर्टिकल 356 स्टेट यानी कि राज्य आपातकालीन के बारे में बात करता है, जो भारत के अलग अलग राज्यों में टोटल अगर मिला दी जाए तो 100 से ज्यादा बार लगी है। और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन to ensure free and fair election to the parliament, the state legislature and the office of president and the vice president. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग, जिसका मुख्य काम है भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, चाहे वो स्टेट के अंदर राज्य हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन है, उन इलेक्शनों को भारत में फेयर तरीके से करवाना, ये काम होता है भारतीय चुनाव आयोग का। ठीक है जी, और ये आर्टिकल 324 के अंदर बताया गया है। निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है? दैट इज आर्टिकल 324। नेक्स्ट आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 बात करता है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वैसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, बस ये याद रखना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसका आर्टिकल है 76 और स्टेट में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, और इसका आर्टिकल क्या है? 165। एम आई क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम क्या होता है? हम लोग टैक्स देते हैं तो टैक्स का कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है और टैक्स का कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो कितना प्रतिशत सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और कौन सा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट रखेगी,
ये काम बताने का मुख्य काम होता है फाइनेंस कमीशन का, वित्तीय आयोग का। और फाइनेंस कमीशन भारतीय संविधान में आर्टिकल 280 के तहत बताया गया है। फाइनेंस कमीशन को बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है देश के राष्ट्रपति के पास। और नॉर्मली फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 इयर्स होता है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 बात करता है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद, इसमें 3 टायर स्ट्रक्चर है, यानी कि 3 परतीय प्रणाली है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और ये बात बताता है आर्टिकल 79 कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ संसद है कुछ 3 प्रणाली स्ट्रक्चर है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। पार्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ, ਸਾਡੀ संसद बनी हुई है प्रेसिडेंट दी, काउंसिल ऑफ स्टेट जिन्हों राज्यसभा कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल जिन्हों की कहा जाता है, लोकसभा कहा जाता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 80 अगेन इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 80 की कहता है जिवें यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ 31, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ 7। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 80 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 80। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ অর ਨਾਟ? ਨੈਕਸਟ, ਆਰਟੀਕਲ 155 ਐਂਡ 166 ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਅਪਾਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਹੋਲਡ ਦਾ ਆਫਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਆਰਟੀਕਲ 155 166 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 166 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਆਰਟੀਕਲ 155 ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 166 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੌਣ ਚਾਹੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ, ਆਰਟੀਕਲ 352 ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਡਿਊ ਟੂ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਵਾਰ। ਨੰਬਰ 2 ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ, ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਆਰਮਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਆਰਮਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕੋਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ, ਆਰਟੀਕਲ 153 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ में, यानी कि स्टेट का एक हैड होगा, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ 155 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰੂਗਾ। 166 ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 166 ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 154 ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਰ। ਆਰਟੀਕਲ 161 ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪਾਰਡਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ठीक है, उन्होंने बारे गल करता है। आर्टिकल 243A ग्राम सभा बारे गल करता है, डायरेक्ट याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल ग्राम सभा के बारे में बात करता है? आर्टिकल 243A। आर्टिकल 312 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज किहड़ियां हुंदियां ने, जिवें कि IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, क्लियर होगी गल, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इन्हां सारी सर्विसेज नूं ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। ते ऑल इंडिया सर्विसेज जिहड़ी है आर्टिकल 312 के तहत आती है। आर्टिकल 343 एक गल करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, कि जिहड़ी साडी यूनियन है जिन्हों असीं सेंटर गौरमेंट भी कह दिंदे हां, ठीक है, कि साडी यूनियन गौरमेंट की अधिकृत भाषा किहड़ी है,
ऑफिशियल लैंग्वेज ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ऑफिशियल लैंग्वेज हैगी है हिंदी। एम आई क्लीयर? आर्टिकल 368 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पावर कर दिंदी है पार्लीमेंट ਨੂੰ। देखो आ साडा एक संविधान है, जे तुसी संविधान च कुछ भी ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है या ऐड प्लस डिलीट दोनों करने ने, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਟੂ ਅਮੈਂਡ in the Indian Constitution that talks about Article 368. Am I clear? तो प्यारे बच्चों, ये 40 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो आपके पंजाब के किसी भी एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी आती है। ठीक है जी, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। टिल देन, थैंक यू सो मच।